ये तो हो गया था। ये हो गया था। चलिए नेक्स्ट टाइप लिखिएगा। ऐसे काम क्यों करता है? अच्छा लगता है क्या? मन लगता है ऐसे काम में? हैं? ये सब खुश हो जाते हैं, तुझे अच्छा लगता है? चलो। छोटी जिंदगी है। सुबह सुबह पिटा दो अभी। ऑफिस में दो तीन मुक्के घाल ले इसका। चलो चलते हैं। पेन छोड़िए, सुनिए। इन अ कंटेनर, मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5. Some part of the mixture is drawn out and replaced with same quantity of water. देखिए, मिल्क है और वाटर है। दे आर इन द रेशियो ऑफ 7:5. 7:5। 7 और 5 के अनुपात में है। इसने कहा मिश्रण का कुछ भाग निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। हमने कुछ भाग मिश्रण का निकाला। हमने कुछ मिक्सचर निकाला और उसकी जगह क्या मिला दिया? पानी। उसकी जगह पानी मिला दिया। उसकी जगह क्या मिला दिया? पानी। तो दूध तथा पानी का अनुपात 1 और 1 हो गया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो गया। मिल्क और वाटर का रेशियो 1 और 1 हो गया। तो बताइए मिश्रण का कितना भाग निकाला गया था? इसमें से कितना मिक्सर निकाला गया था, कितना भाग निकाला था? ये क्वेश्चन लगभग हर साल परीक्षा में आता रहता है। और अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊं तो लंबा पड़ेगा। बेसिक से बनेगा वही जो कल तरीका बताया, लेकिन मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। वो क्या चाहता है? जितना मिक्सर निकाला उतना पानी मिलाया, मतलब घोल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 3 लीटर मिश्रण निकाला तो 3 लीटर पानी मिला दिया। क्वांटिटी तो सेम है ना। मतलब जितनी क्वांटिटी पहले थी उतनी क्वांटिटी अब है। पहले 7 और 5 कितनी थी? मतलब अब वो कितनी हो गई होगी? 6 और 6 हो गई होगी। 6 और 6 1:1। मुझे बताओ 7 में से कितना दे ये कि ये 6 बन जाए और ये भी 6 बन जाए? एक। एक देगा किस में से? 7 में से। तो 1/7 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात खत्म। कुछ नहीं करना। दोबारा तो बताऊंगा, आगे देखो। एक पात्र में दूध तथा पानी का अनुपात मिल्क और वाटर का रेशियो मुझे बताओ कितना है? 5 और 3 है। कुछ भाग मिश्रण का निकाल के पानी से बदल दिया गया और अब दूध और पानी कितना हो गया? 1 और 1 हो गया। तो कितना भाग मिश्रण निकाला था? 5 और 3 8। 8 को कितना कर दूं मैं? 4 और 4। तो कितना दे देगा ये? 1। किसमें? 5 में। 1/5 आंसर। समझ में है? देखो। नहीं यार, फिर देखो। ओ बुद्धिहीन व्यक्ति, कटकट ना करे, अरे दड़ाक में सारी कटकट बाहर निकल कर पड़ेगी तेरी ये। एक बर्तन में दूध और पानी किस अनुपात में है? 7 और 3। दूध अगर 7 है तो पानी कितना है? 3 है। वो कहता है कि मिश्रण का कितना भाग निकालूं कि दोनों बराबर हो जाए। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 को अगर बराबर करूंगा तो 5 और 5 चाहिए ना। 5 और 5 चाहिए। तो मुझे बताओ इसको 5 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। अब किस में से? 7 में से। तो 2/7 ही इसका आंसर आएगा। आगे देखिए सेम क्वेश्चन। एक बर्तन में दूध तथा पानी 5 और 4 के अनुपात में है। किस रेशियो में है? 5 और 4। वो कहता है मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और पानी से बदल दिया जाए कि इनका अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। मुझे एक बात बताओ, 5 और 4 कितना होगा? 9। भाई साहब 9 को ना बराबर करना है तो 4.5। और कितना करना पड़ेगा? 4.5। तो इसको 4.5 बनाना है इसको। तो कितना देना पड़ेगा? 0.5। कितने में से? 5 में से। ये हटा के 0। तो कितना आएगा? 1/10। कितना आएगा? 1/10। क्या मेरी बात समझ में? एक और देख दो एग्जाम्पल के रूप में। मिल्क और वाटर। मान के चलो।
मान लो 10 और 7 मान लो। वो कहता है कि दोनों की मात्रा कितनी हो जाए, 1 और 1 हो जाए। 10 और 7 कितना होता है, 17। 17 को बराबर करना है 8.5, तो 8.5 तो इसको और 8.5 इसको, तो कितना दे देगा ये, 1.5। कितना देगा, 1.5। 1.5 कम कर दूंगा 8.5 हो जाएगा, और 1.5 इसमें जुड़ जाएगा 8.5, तो 1.5 देगा कितने में, 10 में। ये हटा लो, नीचे क्या लग जाएगा, 0। 5 दिया 15, और 5 दूना 10, तो कितना आंसर आएगा, 3/20। अब तो ठीक है, ये जो है अगर नॉर्मली बनाऊं तो एक पेज भरेगा, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन के रूप में हमने इसको बना दिया। आप हमेशा इसकी ये ट्रिक छोटी सी याद रखना, आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। लिख लो इसको आप। नमस्ते भाई निशांत भाटी। का नाम है उसका। बेटा शिफ्ट कर दूं, हो गया। चलो, हो गया भाई, ये बोलो। चले, बोलो। जल्दी कर ले। चलो, इसको लिखो एग्जाम्पल के तौर में।
क्या बेटा हम आगे चले? बोलिए। चलिएगा, नेक्स्ट टाइप लिखिएगा। ये टाइप थोड़ा ध्यान रख के चलना, मैंने इसको खूब आसान बना दिया और आप इस टाइप को बहुत आराम से अब बना सकते हो। अगला टाइप लगाओ हेडिंग। देखो भाई बच्चों, सभी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको सुनना। आप जानते हो स्पीड जो होती है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जो चाल होती है बराबर दूरी अपॉन में समय। दूरी अपॉन समय। चाल बराबर दूरी अपॉन समय। एक व्यक्ति कुछ दूरी चला कुछ स्पीड से। मान लो मैं यहाँ से नोएडा जाता हूँ 60 की स्पीड से, और मैं नोएडा से जाता हूँ आगरा S2 की स्पीड से। तो यहाँ से आगरा तक एक औसत स्पीड मेरी निकल सकती है। ओवरऑल मेरी स्पीड कितनी रही थी? S। तो जब भी हम कभी स्पीड की बात करेंगे, हमेशा नीचे स्पीड किसकी रेस्पेक्ट पे निकलती है? टाइम। याद रखना है किसका रेशियो होगा? टाइम पीरियड का। किसका रेशियो होगा? टाइम का। ये आपको ध्यान रख के चलना है। बोलो, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? अगर आप चीजों को ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से आप समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया सवाल है। अ मैन कवर्स 150 किलोमीटर इन 10 आवर। मतलब एक आदमी 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया? 150। और कितने घंटे में? 10 घंटे में। मतलब डिस्टेंस के नाम पे 150 किलोमीटर और टाइम के नाम पे 10 घंटे। अगर मैं उसकी स्पीड निकालना चाहूँ पूरी जर्नी की, पूरी जर्नी कितने किलोमीटर की है? 150। 150 किलोमीटर 10 घंटे में, तो कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी पूरे रास्ते में एक चाल होगी। 150 किलोमीटर चला। मान लो मैं यहाँ से कितना किलोमीटर गया? 150। 150 किलोमीटर जाने में मुझे 10 घंटे लगे। इसका मतलब मेरी औसत चाल कितनी रही होगी? 15। He covered some of distance by car and rest by bus. The speed of car and bus is 20 and 12. उसने कुछ दूरी तय की किससे? कार से। और कुछ दूरी तय की बस से। जो दूरी कार से तय की और बस से तय की, देखिए, यात्रा का कुछ भाग कार से, शेष भाग बस द्वारा तय करता है। कार तथा बस की चाल, कार की चाल कितनी है? 20 और बस की कितनी है? 12। जो भी दूरी वो कार से तय करता है वह दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। जो भी दूरी बस से तय करता है वह है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ दूरी किससे तय की? कार से। और कुछ किससे तय की? बोलो, बस से। लेकिन ओवरऑल सारी दूरी में औसत चाल कितनी थी? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर एलिगेशन लगा दो। 15 में से 12 गए 3, 20 में से 15 गए 5। अब बच्चा यहाँ यह आंसर लगा के भाग जाता है। लेकिन आपने एक छोटी सी बात समझनी है, जब भी हम कभी स्पीड की बात करें, नीचे किसका रेशियो आता है? समय का। ये समय का रेशियो है, जिसको हिंदी में कहते हैं समय, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, जो किसी का इंतजार नहीं करता। अगर कार से वो 3 घंटे चलता है तो बस से वो 5 घंटा। उसने कहा डिस्टेंस का रेशियो। भाई एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस। क्या चाहिए मेरे को? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? याद रखना, अगर मैं कभी डिस्टेंस निकालूं तो स्पीड इनटू टाइम होता है। मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पर क्या है? समय। तो किससे गुणा कर दूं? चाल से। तो यहाँ पहले वाले की चाल कितनी है? 20। इसकी चाल कितनी है? 12। देखो 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। इसका मतलब अगर मैं दूरी बांटू ना, तो दोनों से बराबर बराबर दूरी तय की। तो पहला आंसर हो गया 1:1। उसने कहा दोनों द्वारा तय की गई दूरी, इनके द्वारा। अगर टोटल 2 दूरी है तो एक दूरी कार से, एक दूरी बस से।
लेकिन टोटल दूरी कितनी है 150। तो 75 किलोमीटर किससे चली होगी, कार से, और 75 किलोमीटर ही किससे चला होगा, बस से। तो 75 ये रहा, 75 ये रहा, 75 75 आंसर आपका आ जाएगा। देखो देखो, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है, मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ध्यान से। एक व्यक्ति 18 घंटे में 2000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब डिस्टेंस के नाम पे कितना तय किया उसने, 2000, और समय के नाम पे, टाइम के नाम पे कितना, 18 घंटे। तो पूरी जर्नी में 2000 किलोमीटर में अगर 18 घंटे लगे, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी, 1000/9 किलोमीटर पर आवर, 1000/9 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, वह यात्रा का कुछ भाग बस से और शेष भाग ट्रेन से तय करता है। कुछ किससे करता है, बस से, और कुछ करता है ट्रेन से। जो वो बस से चला, बस और ट्रेन की चाल 72 और 160 है। बस की चाल कितनी है 72, इसकी चाल कितनी है 160, लेकिन ओवरऑल पूरी जर्नी की चाल कितनी होगी, 1000/9। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सुनो ध्यान से, इनमें नीचे कौन है, एक है, इनमें नीचे कौन है, एक है। तो वो नंबर जो 9 1 1 का एलसीएम होता है, 9 की गुणा सब में कर दो, 9 की गुणा सब में कर दो, 9 की गुणा सब में कर दो। 72 की 9 में गुणा करके बताओ, 648। 16 की 9 में ये कितना आएगा, 440। 352। ये किसका रेशियो आया, टाइम का। 11 से कट सकता है, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। टाइम का रेशियो हमें चाहिए किसका, डिस्टेंस का। तो स्पीड से गुणा कर दो। आप चाहो तो 648 लिख लो, चाहे 1440, या फिर यहाँ क्या लिख लो 72, और यहाँ लिख लो 160, कि यहाँ भी गुणा किससे हुई 9 से, और यहाँ भी गुणा किससे हुई 9 से। जब रेशियो निकालूंगा ना, तो रेशियो में इन दोनों की 9 9 तो कटी जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों की गुणा करना चाहता हूं, जो कट सकते हो काट लो, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। देखो भाई देखिए, 4 से काट लो, 4 से कितनी बार 18, 5 से, 5 थे 15, 5 दूना 10, 32 बार। 2 से कितनी बार 9, और 2 से कितनी बार 16, 9:16। ये रहा ऑप्शन ए। अगर डिस्टेंस पूछे, अगर वो बस से 9 चलता है तो ट्रेन से 16, टोटल कितना चलेगा 25, लेकिन डिस्टेंस कितनी है 2000, तो किससे गुणा करूं 80। देखो 16 अट्ठे करो 1280, और इसको भी 80 से गुना करो, 8 नंबर 720, तो 720 और 1280। समझ में आया, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से लिखना, लिख लो इसको।
अरे पढ़ ला वो। जहां तुझे बोलना चाहिए था वहां तो तू मुंह नीचो करके आएगा। ठीक है। यहाँ बैठ कर बोल रहा, चल बैठ। बकवास कर रहा। बात बंद कर ले साले, बुरा लग रहा है, मैं इतनी शकल है फिलहाल। हो गया बेटा। चलिए मैं शिफ्ट करता हूँ। बनाओ। रूबी अभी मिक्सर एलिगेशन कर लो, उसको रहने दो अभी। या उसको कर लो, इसको रहने दो। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब करना उसको। या पहले उसको खत्म कर लो, उसको बाद में करना। चलो बेटा। आंखें नीचे करके बैठ जा। चलो। हो गया बच्चों। चलिएगा। कुछ बातें आपको मैं शेयर करता हूँ। देखिए, आप लोग ऐसे मार्केट में हो जहाँ आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे जो आपको मोटिवेट करेंगे कि भाई पढ़, कंपटीशन है, लेकिन बहुत लोगों ने सिलेक्शन पाया, आप भी पा सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। दूसरा, कोई भी चीज होती है मैं आपको प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं, जैसे एक नंबर है 6। इस 6 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकते हैं? आप कहोगे 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है। मतलब इस 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 6। अगर मैं कहूं ऐसे कितने नंबर ओड नंबर है जो इसके फैक्टर है? 1 और 3। अगर मैं कहूं इवन नंबर कौन कौन है? 2 और 6। बोलो है कि नहीं? ये मैंने पूरा बता रखा है।
आपकी कक्षा का एक बच्चा पूरे मन और ध्यान से मेरे पास पढ़ा और लाइब्रेरी में वो पढ़ रहा था। उसको किसी अन्य मास्टर का एक विद्यार्थी मिला और उसने कुछ क्वेश्चन को लेके बातचीत हुई। उसने कहा 343 के कितने इवन फैक्टर और कितने ओड फैक्टर हो सकते हैं। मेरे प्रिय बालक ने बता दिया 7 की पावर 3, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं 7 की पावर 3, या कैसे भी किया उसने बता दिया कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर इतने आएंगे या नंबर ऑफ इवन फैक्टर इतने, नंबर ऑफ ओड फैक्टर इतने। ठीक? मेरे वाले बालक ने सही बताया कि इतने फैक्टर ओड हो गए, इवन इसमें कोई होने का ही नहीं। 343 को आप ब्रेक करोगे कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं होगा जो उसका एक टुकड़ा होगा। उसके मास्टर ने इवन भी 4 लिख रखे हैं। गजब की बात तो देखो, वो गलत होते हुए भी उसने मेरे विद्यार्थियों को खत्म कर दिया। और मेरा विद्यार्थी जो क्लास में बैठ के इतना बातूंची है, इतनी बातें करता है, मेरे पास आके और संदेह में आ गया कि कहीं मेरे मास्टर ने गलत तो नहीं पढ़ा दिया। खैर मैंने उसको 2-4 गालियां दी। देखिए मैं कलयुग का मास्टर, मुझे गाली देने में कोई संकोच नहीं होता ना, मारने में। मगर उसको तो पहले जाकर 2 धप मारी है। मास्टर को तो कुछ कह नहीं सकता, मास्टर को मैं बुलवाने की हिम्मत रखता हूँ, मैं ही बुला लूंगा मास्टर को, नहीं आएगी उठवा लेंगे। ठीक है। नंबर नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, आज जाके उससे बात करिए और अपना सवाल जो सिखा रखा सिद्ध करिए। अगर तेरा मामला सिद्ध हो जाता है तो कल को उस लड़की को लेकर 5-7 धप मारिए। आज फिर सुबह सुबह मेरे ऑफिस में आया वो, बोला गुरुजी हमारा आंसर सही है। मतलब इस बात को समझने में उसको 3 दिन लग गए और उन 3 दिन में उसने मुझे गलत ठहरा दिया। ठीक है। आपको मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं, जीवन में मैं न तो मैं यूट्यूबर हूं और न मैं फालतू की बातें करता। मैंने 10th 12th में मेरे 88 नंबर थे परसेंट, नहीं 82% नंबर थे 10th में मेरे। और मैथ्स में 99 मार्क्स थे मेरे 10वीं में। 12वीं को तो मुझे 90 के आसपास ही 12वीं में थे। मैंने बीटेक किया, एमबीए किया। ठीक है। 2012-13 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर लगा। 2013-14 में मैं बैंक पीओ लगा। ठीक। मैं ये नहीं कहता कि एकमात्र मैं ऐसा मास्टर जिसने दोनों पेपर पास कर रखे, कभी कहानी, लेकिन आज ईमानदारी से कह रहा हूँ ऐसा कोई नहीं है। माइकल लाल से दोनों पास कर रखे होंगे। ठीक है। ऐसे हम हैं जिसने बैंक का भी नौकरी कर रखी, नौकरी करके आया मैं। सिविल लाइंस में मेरी ट्रेनिंग हुई थी यहीं दिल्ली में, सिविल लाइंस में हेड ऑफिस है, सेंट्रल स्टाफ पुलिस सीएफसी है हमारा बैंक का, पीएनबी का। ऑल ओवर इंडिया 76 रैंक थी मेरी आईबीपीएस में। ठीक है। इसमें मुझे गुजरात कैडर मिला था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं पढ़ाने के चक्कर में था, लेकिन वो मेरी कोचिंग ठप होगी इसी दौरान। और तो मुझे मजबूरी वंश फिर मुझे बैंक ज्वाइन करना पड़ा था। ये जब मैं बैंक ज्वाइन किया, मेरी पोस्ट ट्रेनिंग के बाद मैं, ट्रेनिंग के टाइम भी मैं सुबह शाम केडी कैंपस में पढ़ाया करता, पैरामाउंट केडी कैंपस में पढ़ाया करता था। फिर मेरी पोस्टिंग हुई शामली के पास में एक जगह है झिंझाना, अगर कोई बच्चा होगा वहां पे, मेरी लगभग मैं 5-6 महीने नौकरी करी। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जीवन का सबसे गलत काम तू यहाँ कर रहा है। न तो उस बैंक में कोई एसी था, न वहां के लोगों को ये पता कि यार मैं आईबीपीएस का पेपर पास करके आया हूं, बहुत भारी होता है। उनको ये नहीं पता कि ये मैनेजर है, कि ये बाबू है, ये क्लर्क है। उनको और बाबूजी क्या हाल है, अगर काम ना करो, उन्होंने कहा तुम केवल हमारे लिए यहाँ बैठे हो। 2 अन्य का आदमी जिसको कुछ नहीं पता, वो ज्ञान दे के, ज्ञान पेल के जाता है। हाँ। वो ये कहता है कि तुम्हें तनख्वाह हमारी वजह से मिल रही है। एक दो को तो खैर मैंने ठीक भी किया वहां। ठीक। खैर फिर आखिरी में मुझे लगा कि यार बैंक की नौकरी होगी नहीं, मैं नौकरी छोड़ के फिर मैंने बिना रिजाइन दिए मैं भाग गया बैंक से, बोल के मुझे तो मगा मैं तो बीमार हो रहा, मेडिकल भिजवा दिया मैंने कि मुझे टाइप हो गया, हेपेटाइटिस वाला जो पीलिया होता है। और मैं 6 महीने तक गया नहीं, बैंक के फोन आते रहे और मेरे खाते में तनख्वाह भी आती रही। अब उस समय मुझे मालूम नहीं था कि भविष्य में कुछ ऐसा होगा। उस तनख्वाह को मैं बहुत ऐशो आराम के साथ खर्च करता रहा, कार्ड स्वैप करता। ठीक है। और मजे में एंजॉय किया करता। जब 1.5-2 साल की तनख्वाह आ गई और बैंक वालों को पूर्ण भरोसा हो गया कि ये व्यक्ति जो है अब बैंक में नहीं आएगा, मेरे ऊपर एक कमेटी बनी, जांच बैठी मेरी। उस जांच में मैं पाया गया कि मैं कहीं और कुछ काम ज्वाइन कर लिया, मैं बैंक ज्वाइन नहीं करूंगा।
कम से कम बैंक के 150 मेरे पास में मेल होंगे और कम से कम बैंक की 150 चिट्ठी घर पड़ी होगी। उसमें ये था, ये अंतिम चिट्ठी, अगर आपने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, रिप्लाई नहीं दिया, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये स्थिति होते होते आखिरी में आ गया कि अंतिम मेल है, अंतिम मैसेज है, अंतिम कॉल है, आप जवाब दो, ये अंतिम है, इसके बाद तो सस्पेंड हो ही जाओगे। फिर आखिरी में एक मेल आया, नाउ यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। नीचे नोट भी लिखा हुआ था, भविष्य में आप ज्वाइन भी कर सकते हो। फिर भाई साहब मेरे पास में एक मेरे ऊपर एक कमेटी और बैठी कि आपने बैंक के साथ में ना तनख्वाह खा रखी है, आपने लगभग मैं 4 लाख तनख्वाह खा रखी थी। ठीक है, बोला वो वापस करो। कसम से बता रहा हूँ, जब वो पैसे लिए बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मैं खर्च करता रहा। लेकिन जब वो पैसे 4 लाख रुपए मुझे देने पड़े ना, मतलब इतना दुख मुझे हुआ। बैंक के पैसे थे, बिना करे मिल रहे थे। मतलब मैंने मैनेजर ये बोला कि जो मेरा मतलब वहाँ पे चीफ मैनेजर था, स्केल 3 ऑफिसर 4 ऑफिसर, वो बोला कि भाई पुनीत ऐसा है, देख मैं तो यार ईमानदारी से सोचा कि तू बीमार हो रहा, तनख्वाह भेजता रहा, और यार अगर तूने ये नहीं किया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बस जब मैंने उसके पैसे जमा किए, मगर चल कर देता हूँ, ये 4 लाख रुपए जमा करके मुझे कई दिन तक टेंशन में रहा, मैं गलत किया तूने। ठीक है, तो मैं ये सारी स्टोरी तुझे बता रहा हूँ। और बहुत कम ऐसे मास्टर हो गए जो बीटेक एमबीए होंगे। ठीक है, ठीक ठाक कॉलेज से अगर कोई बच्चा ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता होगा, वहां पे एक गलघोटिया अब तो यूनिवर्सिटी बन गई, पहले कॉलेज था वो। और मेरे ख्याल से वो कॉलेज बढ़िया कॉलेजों में आया करता था उस समय, बेहतरीन कॉलेजों में। अब तो खैर बीटेक का कोई क्रेज है नहीं, उस समय क्रेज था। ठीक है, प्लेसमेंट हुआ था मेरा एक कंपनी में। वो कंपनी 6 महीने तक मुझे फ्री काम करवा रही थी। तो मैंने 1 महीना फ्री काम किया, जब जब काम के पैसे नहीं मिलेंगे तो मन नहीं लगता वहां। तो वहां पे बस वही बात थी, मैं लड़ाई झगड़ा करके मुझे निकाल दिया गया वहां से। ठीक है, निकाला क्या, मैं अपना भाग गया था, मगर मुझे ऐसी नौकरी करनी नहीं, ऐसी नौकरी मैं कल पैदा कर दूंगा। खाली वो नौकरी नहीं मिली फिर मुझे कहीं भी। एक पूरी बात ये मैं तुम्हें बताना चाह नहीं रहा, लेकिन वो मन मन में बात आ जा रही बीच बीच में। इतना बुरा दौर था, मुझे लगा कि यार वापिस उस कंपनी में चला जाऊं, इससे अच्छा तो। ठीक है, अपने टीम लीडर से बात कर लो, मैं कहा, यार दोस्त गलती वलती हो जाती है, अगर मैंने तुझे गाली गुली दे भी दी तो माफ कर दे। मतलब ये स्थिति आ गई कि कोई, मैं 150 सिफारिश थी मेरे पास में, एक भी सिफारिश ने एक इंटरव्यू तक नहीं कराया मेरा। बोला हाँ कराऊंगा, एचसीएल में करा दूं। मगर यार तू करा दे, एचसीएल तो अच्छी कंपनी है। बोला रुक 5 दिन। साला 2 महीने तक मैं फोन भी करूँ, फोन नहीं उठाया मेरा कोई। फिर मुझे लगा यार अपना गवर्नमेंट जो भी कर लेते हैं। तो ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई भी चीज, ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा मैं कम से कम 1 से 2 घंटा डेली ना मैथ्स पढ़ता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं होता होगा। हर दिन मैं गणित पढ़ता हूँ। डेली मैं एक मॉक सोल्व करता हूँ, डेली का काम है मेरा। वो मॉक इसलिए सोल्व नहीं करता करता कि मुझे पेपर देना भाई, इसलिए करता हूँ कि पेपर आ कैसा रहा है, कैसे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, पिछले 5 साल में चीजें क्या बदली। अभी नई सीट बन के आई है, आप देखना परसेंटेज जो बच्चे पढ़े होंगे और जो पढ़ रहे होंगे, पूरी सीट चेंज कर दी मैंने परसेंटेज की। अगर आप जो बच्चे पुराने होंगे देखना उठा के सीट को, 220-30 क्वेश्चन है नई सीट में। तो बदलाव प्रकृति का ही नियम है, अगर मैं बदलाव नहीं करूंगा, समय के साथ नहीं बदलूंगा, तो चीजें बदल जाएगी। मैं मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा, कहने की बात यह है। बेफिक्र होके अपने ऊपर भरोसा रखो। दूसरा, जिसके पास भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी मास्टर गलत शायद नहीं पढ़ाता। अब कोई नया लड़का है, कोई बात अलग है कि वो गलत सलत बता के चला जाए। अगर ऐसा कुछ केस है कि मैं बच्चों को गलत बता दिया 1%, तो मैं ये क्षमता रखता हूँ कि मैं अगले दिन आके ठीक करवा सकूं। उस जो है ना मान सम्मान ईगो वाली बात से मैं काफी ऊपर हूँ। लगभग मैं आपको बताऊं, मैं सन 2012 से पढ़ा रहा हूँ। लगभग 12 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए। इतनी क्षमता मैं रखता हूँ कि कौन सा पेपर कैसा आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। 12 साल में मैंने एक सीखा। चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे टियर 1 हो, चाहे टियर 2 हो, टेक्स्ट बुक के मैंने मोक लगवा रखे, टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और उन मोक को तुम देख लेना, 10-15 मोक हो गए। और सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसके बाद उनको देख लेना, 90% क्वेश्चन वहीं से मिले थे। मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन रेलवे पूछ सकता है। जो 12 साल
तप और त्याग किया, वो केवल मैथ। देखिए आपको तो मैथ्स ही पढ़ना, रीजनिंग भी, जीएस भी, सब कुछ पढ़ना है। मुझे तो मैथ्स ही पढ़ाना। और 12 साल तो ये पढ़ाते पढ़ाते बोलिए, पढ़ा भी तो होगा, जब भी तो पेपर पास हुआ होगा, ये पढ़ा भी होगा मैथ्स। जितना आप पढ़ रहे हो उतना मैंने पढ़ा, और 12 साल से मैं उसको फिर डिलीवर कर रहा हूँ। और डिलीवर इसलिए कि बच्चे का, मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें एसएससी की औकात नहीं है कि पूछ ले, ईमानदारी से बता रहा हूँ, एलिगेशन की बात कर रहा हूँ। बावजूद उसके मैं फिर भी करा रहा हूँ उन्हें। यार कहीं ऐसा ना हो कि पेपर ठीक ठाक आ जाए, 1% अगर मान लो पूछ लिया जाए और मेंस के पेपर में आया तो हमारा बच्चा फेल ना हो। मेंस में कितने बालक ऐसे रहे जिनका फुल आउट ऑफ फुल स्कोर है, पूरे में से पूरे नंबर है कई बच्चों के, ठीक है। लेकिन ये थोड़े कि मैं नंबर फुल है तो ढोल नगाड़े बजाऊं, ना जाने कितने लोगों के फुल में से फुल नंबर है। ऐसे भी तो बालक हो गए जो जो प्री पास नहीं कर पाए, वो मेरे विद्यार्थी है। तो भाई अपनी बातों को थोड़ा सा समझो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पढ़ाई करो, रेगुलर मॉक लगाओ, और रिवीजन जरूर करो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको भूलने की स्थिति आएगी फिर। मैं भी अगर मान के चलो बैच ना पढ़ाऊं, एक ही बैच पढ़ाऊं, तो आधी चीज तो मैं भूल जाऊंगा। तो कृपया करके ध्यान दें इस बात का। दूसरी, अगर कोई आपसे कुछ क्वेश्चन मार्क कर भी रहा है आपके ऊपर, तो उसको प्रूव करवा दो ना भाई, प्रूव कर दे यार तू ये गलत है कि सही है। अब यार ये तो दौर नहीं है ना कि उस मास्टर को बुला के मैं दब खींचूं। उसके मास्टर ने गलत पढ़ाया, और वो अपने मास्टर के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रख रहा, और तू मूर्ख क्लास में तो जना बुलाता है हेलो सर। हाँ, और तेरा बेवकूफ बना दिया उसने। तू किस चीज का है? अगर तू होता सीधा भोला तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे मास्टर को कुछ कह रहा, हम साला आग लगा दी, हमारा मास्टर गलत भी है तो जब भी सही है, बात ही खत्म। ठीक है, और हम तो 100% सही है। हाँ, आओ इधर, निकम्मत तू ना बोल ले तो चुप रहो। तेरा नहीं तो मैं यहाँ चिरण कर दूंगा, यहीं बुला लूंगा तुझे स्टेज पे। हाँ, है बेटा, चलो नेक्स्ट टाइम। ये देखो ये करा हो। मैं कई बार सोचता हूँ यार, ये मेरे देश का भविष्य है। और इनके घर वाले सोचते होंगे कि ये घर का सबसे समझदार आदमी इंस्पेक्टर बनने वाला है ये। हमारा बेटा जो है एसएससी की तैयारी कर रहा है, इंस्पेक्टर लगेगा। और उसकी हरकत देखो। जो बच्चे होते 5वीं 6वीं 7वीं के, हाँ, कुत्ते की आवाज निकाल रहे, बिल्ली की निकाल रहे, हु कर रहे। कई तो ऐसे है कि लड़का बन के लड़की की आवाज निकाल रहे। जेंडर ही बदल दिया सारा। हाँ, पता नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं। सबका भला होता है इन दुनिया में। ये जो ऐसे ऐसे है ना, इनका भी भला है। ठीक है, बैलेंस करनी है चीजें जो। इनवोट रेशियो, नेक्स्ट टाइप लिखिए। इतनी बेइज्जती मैं तुम लोग करता हूँ यार, तुम कितने ढीठ हो। कई बार सोचता हूँ ना साला, सब हंस रहे। जो जो ऐसी आवाजें निकालता है ना वो भी हंस रहा। चले शर्म नहीं आती, पता नहीं कैसे हो गए। हाँ, आ जाओ। हम बेशरम तो हो रहे। मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, मजाक करके बता रहा, पढ़ लो। ठीक। इनवोट रेशियो राइस ऑफ ₹42 per kg is to be mixed with the rice of ₹24 per kg, so that it gives a profit of 25%. So that it gives a profit of 25%. अब ये क्वेश्चन आप लोगों को जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, हर पेपर में देखने को मिल जाएगा। एक प्रकार का चावल का भाव जो है वो है ₹42 प्रति किलो, और दूसरे प्रकार के चावल का भाव है ₹24 प्रति किलो। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, अगर हम बात करेंगे सीपी, सीपी, तो बेटा ये भी क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। तीनों की जो यूनिट है, प्रवृत्ति है, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। जैसे उसने कहा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए, इसकी क्वांटिटी कितनी, इसकी क्वांटिटी कितनी, कि जो मिक्सचर है उसे कितने में बेचा गया, 40 में। 40 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का, 25% का, 25% का लाभ,
25% का लाभ कमाने के बाद कितने का बेचा उसने? ये क्या है? क्रय मूल्य है। ये क्या है? क्रय मूल्य है। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। 25% का लाभ कमा के 40 का बेच दिया। किसी भी वस्तु का दाम 100% क्रय मूल्य होता है, लेकिन 25 का लाभ कमाया, तो 125% कितना है? 40 है। तो 100% कितना होगा? 40 अपॉन 125 इंटू में 100। देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32। तो कितने रुपए क्रय मूल्य होगा उसका? 32 रुपया उसका सीपी होगा। 32 रुपया उसका सीपी होगा। 32 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। आप जरा इसमें एलिगेशन लगाओ। 32 में से 24 गए 8, कितना आया? 10। 4:5, कितना होगा? 4:5। ये आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे देखिए। शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपए प्रति लीटर है। दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाए जिससे कि 9 रुपए लीटर पर बेचने पर 20% का लाभ हो? जब भी हम कभी पानी मिलाते हैं तो पानी का कोई भी दाम नहीं होता। ये हमारे पास कौन था? मिल्क। मिल्क का भाव कितना था? 10। उसमें क्या मिलाना है? पानी। तो पानी का भाव क्या लेके चलेंगे? 0। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है कि कितने रुपए में बेचने पर? 9। एसपी है 9, तो कितने प्रतिशत का मुनाफा हो? 20%। मेरे भाई कोई भी चीज कितने परसेंट होगी? 100%। 20% का प्रॉफिट। तो 120 की वैल्यू कितनी है? 9। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 9/120 इंटू में 100। 20 सिक्का 120, 20 पंजे 100, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7.5। तो कितना आएगा? 7.5। कितना आएगा? 7.5। कितना आएगा? 7.5। 7.5 में से 0 गए 7.5। अनुपात 10 में से 7.5 गए 2.5। तो कितना आएगा? 1:3। कितना आएगा? 3:1 आंसर। समझ में आ गया? देखो जरा। शुद्ध दूध का मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर है। दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाए कि 40 रुपए लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो? मिल्क का जो प्राइस है वो कितना बताया हमें? 40। और पानी का दाम 0। उसने कहा कितने में बेचा? 40 में। 40 में बेचने पर कितने परसेंट का मुनाफा कमा लिया? 25। तो 125 की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो 100 की वैल्यू 40/125 इंटू में 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32। तो कितना आएगा बेटा? ये 32। 32 बड़ा है कि 0? 32। 32 में 0 गया 32। तो ये कितना आएगा? 8। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4:1। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। 1 मिनट के लिए इन प्रश्नों को लिखिएगा ध्यान से। यहां से लिखना स्टार्ट करना।
ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। किसी से बना ही सवाल। पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। मान लो मेरे पास दूध है। दूध को मैं लेके आया, मान लो 100 रुपए लीटर। दूध के साथ मिलाया पानी। पानी का भाव क्या दे दिया मैंने, 0। उसने कहा मिश्रण को, मिश्रण बन गया, लागत मूल्य पर बेचने पर, लागत मूल्य क्या है दूध की, 100। 100 रुपए में बेचूं तो कितने का लाभ हो, 25% का। मतलब 125 की वैल्यू कितनी है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 80। 100/125 इंटू में 100। 25×5 = 125। 25 चौका 100, 5×2 = 10, 20 चौक 80। कितना हो गया ये, 80। कितना हो गया ये, 80। ठीक तो है, 80। जब मैं इसको मिलाया तो कितना आएगा, 80। तो कितना आएगा, 20। तो कितना आएगा, 1 और 4। एक बात का ध्यान रखना नोट डाल के, जब जो है सीपी ही एसपी बन जाए, देखना। उसने कहा शुद्ध दूध का मूल्य 40 है। पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत, मतलब जब सीपी मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचा, सीपी जो था लागत मूल्य, उसी को ही एसपी बना दिया। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बना लो। कितने प्रतिशत का लाभ है, 25। 25% कितना होता है, 1/4। तो दूध के भाग कितने हो गए, 4। और पानी कितने हो गए, 1। आप इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन ये ट्रिक कब लगेगी, जब सीपी ही क्या बन जाए, एसपी बन जाए। जैसे यहाँ देखिए, पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत पर बेचने पर 20% का लाभ हो। 20% कितना होता है, 1/5। तो मिल्क रेशियो वाटर कितना आएगा, 5:1। कितना आएगा, 5:1। जैसे देखो, एक दुकानदार दूध को 25% के लाभ पर बेचता है, वह दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और उसमें पानी मिलाता है। परिणामी मिश्रण में पानी की प्रतिशत, कितने प्रतिशत पर बेचता है वो, 25%। 25% का मतलब कितना होगा, 1/4। अगर मिल्क 4 है तो वोटर 1 है। टोटल कितना होगा, 5। टोटल कितना होगा, 5। उसने ये बोला कि बताओ, परिणामी मिश्रण में पानी, पानी कितना है, 1। किसमें, 5 में। प्रतिशत के लिए 100। तो कितना आएगा, 20%। मतलब 4 और 1 20%। 4 और 1 20%। ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पॉइंट को लिख देना, पहले ही लिखो, फिर वो पॉइंट लिख देना। बेटा शिफ्ट करूं, ये लिख देना, जब सीपीएसपी बन जाए
तो वहां पर ये ट्रिक लग जाएगी, ये वाली ट्रिक। एक मिनट बाद मिली। हो गया, चलो। चलिए, हो गया, बनाओ। अगर हो गया हो तो मैं आगे चलूं? देखिएगा। हो गया। जो बच्चे कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बच्चे सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा लेवल की, वो देखें। पानी का लागत मूल्य दूध के लागत का 1/10 है। इस प्रश्न में पानी का भी दाम आ गया। अभी तक पानी का दाम क्या होता था? 0। अब यहाँ पानी का दाम 10वां भाग है। अगर दूध 10 रुपए का 1 किलो है तो पानी 1 रुपए का 1 किलो। दूध तथा पानी की मात्रा इस ये है। दुकानदार दूध तथा पानी को 2 और 1 के अनुपात में मिलाता है। ये तो है दूध। और दूसरा है आपके पास पानी। देखिए, इनका अगर मैं दाम की बात करूं, प्राइस की, दूध अगर 10 रुपए का 1 किलो है तो पानी 1 रुपए का 1 किलो। मेरी ध्यान से पूरी बात सुनना। इनकी अगर मैं मात्रा की बात करूं, इनकी क्वांटिटी की बात करूं, तो 2 और 1। तो इसका जो बिल बनेगा, जो बिल बनेगा, 10 × 2 20, 1 × 1 1, तो कितना हो गया? 21। ठीक है। कोई भी दूध, जो लोग गांव से शहर में दूध बेचने जाते हैं ना, वो इस तरीके से पानी मिला देते हैं। लेकिन ये ईमानदार दूध वाला है, ये पानी भी पैसे में मिला रहा है। पानी की कीमत 10वां भाग है दूध की कीमत का। एक दूध वाले के पास अगर 2 लीटर दूध था तो उसने 1 लीटर क्या मिला दिया? पानी। तो टोटल घोल कितना हो गया? 3 हो गया। टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 3 है। दूध में कितने रुपए खर्च हुए? 20। और पानी में कितना? 21। तो रियल में जो सीपी है, जो रियल में दाम खर्च होगा, कितना होगा? 21। लेकिन कस्टमर की नजरों में, जब वो बेचने के लिए गया, ग्राहक के पास गया, उसने ग्राहक ने पूछा, हाँ भाई क्या ले रहे हो? बोला जी दूध। बोला क्या भाव है? बोला 10 रुपए किलो। अब वो ये थोड़ा ही बोलता है कि भाई पानी मिला रखा है मैंने। दूध का भाव कितना है रियल में? जो उसका प्राइस दुकानदार की नजरों में है, वो बोलता है जी 3 किलो दूध है और 10 का है भाव, 30 रुपए का है। लेकिन रियल में वो है कितने का? 21 का।
रियल में तो वो 21 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन बता कितना रहा है कस्टमर को? 30। बोला जी 3 किलो दूध है, 10 का भाव है, पता कर लो 30 रुपए का। अब वो कहता है कि जी मैं 20% के लाभ पर बेचना चाहता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, परिवार है, ये तो मेरे को पड़ रहा है इतना। तो दूध का भाव कितना है? 10। क्वांटिटी कितनी है? 3। तो रियल में अगर वो दूध दूध रखता तो 30 रुपए का क्रय मूल्य होता, लेकिन उसने पानी मिला दिया ना, वो क्रय मूल्य रियल में कितना होगा? लेकिन कस्टमर की नजरों में क्रय मूल्य कितना दिखा रहा हो? वो कह रहा है कि जी मेरे भी बाल बच्चे हैं, पेट पालना है, तो कितने रुपए कमाएगा? 6। तो वो कितने में बेचना चाहता है? वो 36 में बेच जाता है। वो कहता है, वास्तव में लाभ बताओ। 21 की वस्तु कितने में बेच दी? 36। कितना लाभ कमा लिया? 15। किस पे? 21 पे। प्रतिशत के लिए 100। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 500 अपोन में 7%। बढ़िया सवाल है, लिखो इसको। देखो, दूध का भाव पानी के भाव का 10वां भाग, या पानी का भाव 1/10 है। अगर दूध का भाव 10 रुपए है तो पानी का एक, क्वांटिटी कितनी है? 2 और 1, तो कुल मिला के 21 रुपए का माल बन गया। कितना घोल ले रहा है वो? 3। अब कोई भी दूध वाले थोड़े कहेगा भाई देखो 2 लीटर दूध लेके चला था, 1 किलो पानी मिला दिया। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3। और रियल में दूध का भाव कितना है? 10। तो किसकी नजरों में? कस्टमर की नजरों में। कस्टमर की नजरों में कह रहा है जी आप किसी से पता कर लो, 10 रुपए का 1 किलो है, और मेरे पास कितनी क्वांटिटी है? 3। तो 30 रुपए का है। वो बोला दे दे भाई। फिर बोला सुनो तो, 30 का तो मुझे पड़ रहा, 6% मुझे, 20% मुझे कमाने दो। तो कितने रुपए उसने ले लिए? 36 रुपए में बेच दिया। लेकिन रियल में पड़ कितने का रहा था? 21 का। तो ऐसा ये क्वेश्चन चोर वाला, चोरी कर रहा है मतलब एक प्रकार से। वो इसको इंपोर्टेंट मार्क करना, तगड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया है। कल मिलेंगे था समय, आप लोग जा सकते हो।